आज हम बात करेंगे साइंस की तारीख के एक बहुत ही दिलचस्प और यूं कहें कि एक खूबसूरत गलती के बारे में। यह है नील्स बोर का 1913 का एटमी मॉडल। एक ऐसा आइडिया जो था तो बड़ा ज़बरदस्त, इनकलाबी भी, लेकिन मुकम्मल नहीं था। 20वीं सदी की शुरुआत में ना फिजिक्स की दुनिया में एक बहुत बड़ा सवाल सबको परेशान कर रहा था। देखें, सबको ये तो पता था कि एटम के अंदर एक पॉजिटिव न्यूक्लियस है और उसके इर्द गिर्द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। लेकिन मसला ये था कि अरे भाई, मुखालिफ चार्जेस तो एक दूसरे को खींचते हैं ना, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते सीधा न्यूक्लियस में जाकर टकरा क्यों नहीं जाते? एटम खत्म क्यों नहीं हो जाता? अब ये जो मसला था ना, इसकी वजह दो बिल्कुल अलग अलग सोचों का टकराव था। एक तरफ था रदरफोर्ड का मॉडल, जो कहता था कि एटम बिल्कुल एक छोटे से सोलर सिस्टम जैसा है, न्यूक्लियस बीच में और इलेक्ट्रॉन सैयारों की तरह चक्कर लगा रहे हैं। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन दूसरी तरफ थी क्लासिकल फिजिक्स, और उसके कानून कहते थे कि भाई, अगर कोई चार्ज वाली चीज़ ऐसे गोल गोल घूमेगी तो वो लगातार एनर्जी खारिज करेगी, और देखते ही देखते इसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी और वो धड़ाम से न्यूक्लियस में जा गिरेगा। मतलब एक डेथ स्पाइरल। और इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तो ये मसला कोई छोटा मोटा नहीं था, बहुत बड़ा था। इतना बड़ा कि इसे बाकायदा द कोलैप्सिंग एटम प्रॉब्लम कहा जाने लगा। चलें जरा और गहराई में जाकर देखते हैं कि आखिर गड़बड़ थी क्या। तो रदरफोर्ड के मॉडल के साथ दो बड़े मसले थे। पहला तो वही कि एटम को स्टेबल नहीं होना चाहिए, इससे तो फौरन ख़त्म हो जाना चाहिए था। और दूसरा मसला था रोशनी का। एक बड़ी अजीब बात यह थी कि जब भी किसी एलिमेंट को गर्म किया जाता है तो वो हर तरह की रोशनी नहीं निकालता, नहीं, बल्कि सिर्फ कुछ खास रंगों की, खास लाइंस की शक्ल में रोशनी निकलती है। अब सवाल ये था कि ऐसा क्यों है? रदरफोर्ड का मॉडल इसका भी कोई जवाब नहीं दे पाया। और फिर उसी मौके पर एंट्री होती है नील्स बोर की। उन्होंने कहा, अच्छा, अगर पुराने उसूल काम नहीं करे तो चलो उनको साइड पर रखते हैं। और उन्होंने एटम की दुनिया के लिए कुछ बिल्कुल नए, बड़े ही इनकलाबी किस्म के रूल्स बना डाले। बोर ने बड़ी हिम्मत दिखाई और तीन बिल्कुल नए उसूल सामने रखे। पहला उसूल, इलेक्ट्रॉन हर जगह नहीं घूम सकते। नहीं, उनके लिए कुछ खास सेफ ऑर्बिट्स हैं जहां वो बगैर कोई एनर्जी लूज किए घूमते रहते हैं। दूसरा उसूल, उन खास ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है ना, वो क्वांटाइज्ड होता है। मतलब इसकी कुछ फिक्स्ड वैल्यूज ही हो सकती हैं, बीच की कोई वैल्यू नहीं चलेगी। और तीसरा, जो कि सबसे कमाल था, इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप कर सकते हैं, यानी छलांग लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब वो एक खास मिकदार में एनर्जी यानी रोशनी जज्ब करें या खारिज करें। इसी जंप को कहते हैं क्वांटम लीप, और यही वो बुनियादी तरीका है जिससे एटम लाइट के साथ इंटरैक्ट करते हैं। सोचें, जब एक इलेक्ट्रॉन ऊंची एनर्जी वाले ऑर्बिट से नीचे वाले ऑर्बिट में गिरता है तो जो एनर्जी का फर्क होता है ना, वो एक लाइट के पैकेट की शक्ल में बाहर निकलता है। इसी पैकेट को हम फोटॉन कहते हैं। और लें जी, इससे ये भी साफ हो गया कि एटम रोशनी क्यों खारिज करते हैं। जबरदस्त। अच्छा, तो ये नए रूल्स बन तो गए, लेकिन क्या ये काम करते भी थे? बोर ने अपनी थियरी को टेस्ट करने के लिए सबसे आसान एटम चुना, हाइड्रोजन, और जो रिजल्ट आए ना, वो सबको हैरान कर देने वाले थे। अरे कमाल ही हो गया। बोर के मॉडल ने न सिर्फ ये बताया कि एटम स्टेबल क्यों है, बल्कि इसने हाइड्रोजन से निकलने वाली रोशनी की लाइंस की जो वेवलेंथ थी ना, उसका हिसाब बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट लगाया। मतलब जो तजुर्बे में नज़र आ रहा था वही उसकी कैलकुलेशंस बता रही थीं। यही नहीं, उसने क्वांटाइजेशन के आइडिया को एक फिजिकल शक्ल दी और हाइड्रोजन एटम का साइज भी बिल्कुल ठीक कैलकुलेट कर दिया। ये एक बहुत बहुत बड़ी जीत थी। मतलब हाइड्रोजन एटम के लिए तो बोर का मॉडल समझें कि बिल्कुल परफेक्ट था। ऐसा लग रहा था जैसे साइंस ने कायनात का कोई बहुत बड़ा राज खोल लिया है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। जैसा कि साइंस में अक्सर होता है, ये जो इतनी खूबसूरत तस्वीर बनी थी ना, ये ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकी। बहुत जल्द इस थ्योरी में खामियां नज़र आने लगी। सबसे पहला और बड़ा सवाल यही था। चलो मान लिया कि ये हाइड्रोजन के लिए बेहतरीन है, लेकिन बाकी एलिमेंट्स का क्या? और जैसे ही साइंसदानों ने इस मॉडल को दूसरे एटम्स पर अप्लाई किया, जैसे कि हीलियम जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बस ये मॉडल बुरी तरह फेल हो गया। ना तो वो हीलियम की स्टेबिलिटी बता सका, ना ही उसकी लाइट की लाइंस को सही से कैलकुलेट कर पाया। पता चला कि ये मॉडल तो बस एक वन ट्रिक पोनी था, सिर्फ हाइड्रोजन के लिए ही काम करता था।
अब इसकी नाकामी की वजहें काफ़ी गहरी थीं। पहली बात तो ये कि ये मॉडल था ही सिर्फ उन सिस्टम्स के लिए जिनमें एक इलेक्ट्रॉन हो। इससे भी बड़ा मसला ये था कि ये हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के खिलाफ था। वो उसूल कहता है कि आप किसी पार्टिकल की एक ही वक्त में एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट स्पीड नहीं जान सकते, और बोर का मॉडल तो इलेक्ट्रॉन को एक फिक्स रास्ते पर दिखा रहा था। तो ये तो सीधा सीधा टकराव था, और आखिर में ये थ्योरी कोई मुकम्मल चीज़ नहीं थी, बल्कि क्लासिकल और क्वांटम आइडियाज़ का एक, कह लें कि एक अजीब सा मिक्सचर था। तो क्या इसका मतलब ये है कि बोर का मॉडल फजूल था, उसे भूल जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हकीकत ये है कि ये साइंस की तारीख का एक बहुत ही ज़रूरी कदम था, एक संगे मील था। ये बात उसकी अहमियत को बिल्कुल ठीक बयान करती है कि भले ही आज बोर का मॉडल पुराना हो चुका है, इसे कोई इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन ये एक बहुत बड़ी तब्दीली की शुरुआत थी। ये वो खूबसूरत गलती थी जिसने साइंस को सही रास्ते पर डाला। आप ऐसे समझें कि बोर का मॉडल एक पुल की तरह था। एक तरफ था 1911 का रदरफोर्ड का पुराना क्लासिकल मॉडल, और दूसरी तरफ था 1925 का जदीद मुकम्मल क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, और इन दोनों के बीच में था 1913 का बोर का मॉडल। अगर ये पुल ना होता तो शायद क्वांटम इनकलाब का अगला कदम उठाना इतना आसान ना होता। तो फिर बोर की असल लेगेसी क्या है? आखिर उन्होंने हमें दिया क्या? सबसे बड़ी बात तो ये कि उन्होंने पहली बार क्वांटम आइडियाज़ को एटम के स्ट्रक्चर के अंदर डाला। भले ही उनके बताए हुए गोल मदार गलत साबित हुए, लेकिन उनके जो बुनियादी आइडियाज़ थे ना, यानी एनर्जी लेवल्स का क्वांटाइज्ड होना और इलेक्ट्रॉन का क्वांटम जंप करना, ये आइडियाज़ आज भी क्वांटम मैकेनिक्स की बुनियाद हैं। वो बिल्कुल ठीक थे। तो देखें कि सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पहुँचा है। बोर ने इलेक्ट्रॉनों को ऐसे सोचा जैसे वो फ्लैट 2D रास्तों पर घूम रहे हैं, बिल्कुल सैयारों की तरह। लेकिन आज हमें पता है कि हकीकत इससे कहीं ज़्यादा अजीब और दिलचस्प है। इलेक्ट्रॉन किसी रास्ते पर नहीं चलते, बल्कि वो 3D प्रोबेबिलिटी क्लाउड्स में पाए जाते हैं, जिन्हें हम ऑर्बिटल्स कहते हैं। मतलब ये वो जगहें हैं जहाँ उनके मिलने का चांस सबसे ज़्यादा होता है। तो आखिर में वही सवाल बचता है, अगर ये मॉडल गलत था तो हम इसे इतना अहम क्यों मानते हैं? जवाब सादा सा है। साइंस हमेशा सीधी लाइन में सफ़र नहीं करती। कभी-कभी एक गलत कदम, एक खूबसूरत गलती ही वो सीढ़ी बन जाती है जिस पर चढ़कर हम अगली बड़ी सच्चाई तक पहुंचते हैं।